नमस्कार जी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सीटेट का पेपर नंबर 2 जो क्लास 6th से लेकर 8th तक के लिए होगा और ये जो है ये आप देख ही रहे हैं कि 6 जनवरी 2022 का ये क्वेश्चन पेपर है। तो आज के पार्ट में हम करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र वाला पार्ट और उसमें लगभग 30 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, यानी कि सीडीपी वाला पार्ट हम करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए, क्योंकि आपको पता है पीवाईक्यू पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। चलिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये रहेगा कि बाल्यावस्था से क्या अभिप्राय है? तो बाल्यावस्था आपको पता ही है क्या होती है। तो बाल्यावस्था जो है इसमें ये सही रहेगा कि ये एक सामाजिक संरचना है, ठीक है? ये एक सामाजिक संरचना है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विकास के समकालीन परिप्रेक्ष्य, ठीक है? बाल विकास के समकालीन परिप्रेक्ष्य, तो यहाँ पर होगा कि बाल्यावस्था को एक विशिष्ट सांस्कृतिक एवं सामाजिक संरचना मानते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है कि रचनावादी संरचना में बच्चे के रूप में देखा जाता है। तो रचनावादी जो संरचना है उसमें जो बच्चे हैं उनको किस रूप में देखा जाता है? एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में, ठीक है? उसको बच्चे को देखा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर का कि जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस चरण में एक बच्चा जो है वो अमूर्त प्रस्तावों के बारे में तार्किक रूप से सोचने लगता है? तो जब भी तार्किक रूप से सोचने की बात आती है, ठीक है, जो जो भी यहाँ पर बात की जाती है तार्किक रूप से सोचने की, तो उसमें औपचारिक यानी कि जो लास्ट स्टेज बताई है जीन पियाजे ने, जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है उसमें जो है वो बच्चा जो है वो तार्किक रूप से सोचने में सक्षम हो जाता है, ठीक है? तो औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी इसको कहते हैं और इसकी जो एज है वो 11 टू आगे तक उससे अधिक, ठीक है? नेक्स्ट है कि अनीता केक बनाने की प्रक्रिया को समझने के लिए यूट्यूब वीडियो को देखती है और फिर बिल्कुल उसी तरह चरण अपना ए- कर एक केक बनाती है। इस तरह से के सीखने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो इस तरह के सीखने की प्रक्रिया को अवलोकन अधिगम कहा जाता है, ठीक है? तो उसने पहले ऑब्जर्व किया, उसके बाद उसने जो है वो लर्निंग की, तो उसको ऑब्जर्विंग लर्निंग कहेंगे, ठीक है? तो अवलोकन अधिगम उसको कहेंगे, ठीक है? जब बच्चा किसी चीज़ को देखकर उसकी नकल करता है तो वो अवलोकन अधिगम होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बालक को 20 भूरे रंग की लकड़ी के मनके और 2 सफ़ेद रंग की लकड़ी के मनके दिए जाते हैं। बालक से पूछा जाता है कि डैश तुम्हारे पास सफ़ेद लकड़ी के अधिक मनके हैं। भूरे रंग के अधिक मनके हैं। बालक कहता है कि भूरे रंग के मनके अधिक हैं। तो पियाजे उम, के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बालक कौन-सी अवस्था में है? तो बालक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है और जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है वो रहती है 2 से 7 वर्ष, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार एक शिक्षिका की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो एक शिक्षिका जो है उसकी प्राथमिक भूमिका क्या रहेगी? बच्चों के चिंतन को अवलंबन यानी कि पाड़ प्रदान करना, ठीक है? यानी कि स्कैफोल्डिंग, बच्चे की थोड़ी बहुत जो है वो मदद करना, ठीक है? उसको एक सहारा देना, उसको एक इशारा देना, ठीक है? नेक्स्ट है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को प्रस्तावित करने का मुख्य कारक क्या है? तो वो है सामाजिक अंतःक्रिया, ठीक है? वो मानते थे कि बच्चा जो है वो सामाजिक अंतःक्रिया से बहुत जल्दी जो है वो सीखता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक किशोर विचार करता है कि यदि हिंज अपनी पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता है, तो वह किसी मूल्य को जीवन के से अधिक मूल्य देता है। तो ये प्रतिक्रिया नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाती है? तो वो दर्शाती है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, ठीक है? आपने पढ़ी होगी कोहलबर्ग की नैतिक विकास का सिद्धांत, तो उसमें जो है उन्होंने एक हिंज नाम के व्यक्ति का उदाहरण दिया था। तो उन्होंने उसमें जो है वो अलग-अलग बच्चों से सजेशंस लिए थे कि बच्चा जो है वो कौन-सी स्टेज में जाकर कौन-सा उसका आंसर रहेगा, ठीक है?
तो नेक्स्ट है कि प्रगतिशील सिद्धांतों पर आधारित एक विद्यालय की छुट्टियां और जनजातीय त्योहार एक ही समय पड़ते हैं तथा साप्ताहिक अवकाश भी साप्ताहिक बाजार वाले दिन होते हैं। तो ये क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है कि विद्यालय अवस्था में लचीलापन। ठीक है, विद्यालय अवस्था में व्यवस्था में लचीलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉवर्ड गार्डनर जो थे उनके बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अपनी भावनात्मक अवस्था, संवेगों और अभिप्रेरणाओं के बारे में जागरूक रहने की योग्यता को क्या कहा जाता है? तो उसको अंतः व्यक्तिक बुद्धि कहा जाता है। नेक्स्ट है कि जेंडर स्कीमा सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो वो करता है जेंडर, बच्चे जो हैं वो जेंडर भूमिकाएं कैसे सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि अपनी पीढ़ी में पहली बार विद्यालय जाकर पढ़ने वाले विद्यार्थी का समर्थन करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो उसको उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को सम्मानजनक महत्व देते हुए क्रियाकलाप तैयार करने चाहिए। ठीक है, एक बच्चा है उसके परिवार में कोई भी आज दिन तक पढ़ने नहीं गया है, तो वो पहला बच्चा जो पढ़ने के लिए आ रहा है तो उसके लिए जो अध्यापिका है उसको उसी तरह का माहौल जो है वो देना होगा। ठीक है, सम्मानजनक महत्व देना होगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी के जो संदर्भ में आकलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो एनईपी 2020 क्या कहती है कि विद्यार्थियों का समग्र आकलन प्रस्तावित करती है जिसमें विभिन्न प्रकार की विधियों जैसे कि पत्राधान और भूमिका निर्वहन को सम्मिलित किया गया हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि निम्न में से कौन-सी शिक्षा शास्त्रीय योजना समालोचनात्मक चिंतन को में वृद्धि करती है? तो मानस मंथन करना, ठीक है? यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है? ये जो रहेगी इसमें जो है वो समालोचन चिंतन में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन-सा लक्षण जो है वो प्रतिभाशाली विद्यार्थी में नहीं होता है? तो वो जानकारी का धीमा अवशोषण, ठीक है? नेक्स्ट है कि दिव्यांगजन जो अधिकार अधिनियम 2016 है, उसमें निम्न में से किस सिद्धांत को पक्ष पोषित की करता है? तो वो होगा समावेशन। ठीक है, नेक्स्ट है कि समावेशी शिक्षा यह प्रतिपादित करती है कि हमें डैश दुरुस्त करने के लिए डैश को बदलना होगा। तो समावेशी शिक्षा यह प्रतिपादित करती है कि हमें तंत्र प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए अधिगमकर्ता को बदलना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह अवस्था जिसमें संख्या क्रम को याद करने, किन्हीं दो संख्याओं की तुलना करने और संख्या संप्रत्ययों का उनके सांकेतिक रूप में से संबंध स्थापित करने में कठिनाई हो, तो क्या कहलाती है? तो वो गुणज वैकल्य कहलाती है। ठीक है, वैफल्य। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कारक जो है वो चलन यानी कि क्रियात्मक दिव्यांगता वाले विद्यार्थी का समालोचन में बाधक है? तो वो अगम्य आधारभूत संरचना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कक्षा का वातावरण सकारात्मक होता है तो अधिगमकर्ताओं को ज्ञान होता है कि डैश, तो डैश क्या होगा कि वे दिखावट, व्यक्तित्व या सफलता से परे होकर एक व्यक्ति के तौर पर समादृत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान और समझ, तो विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान जो है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सहज बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अध्यापक को अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए? तो अन्वेषण और पूछताछ को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संरचनात्मक अध्यापिका बच्चों को ज्ञान देने के लिए विविध स्रोतों को खोजने और सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर निर्भर ना रहने के लिए प्रोत्साहित करेगी। तो इसका तर्क दिया हुआ है कि अधिगमकर्ता सक्रिय रूप से अधिगम के लिए इच्छुक होते हैं और फलस्वरूप अध्यापिका और विद्यार्थी परस्पर सहयोग से अधिगम की संरचना करते हैं। तो वो रहेगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि वास्तविक जीवन की समस्याओं पर चर्चा को सुसाध्य करने के लिए और विद्यार्थियों को विविध परिप्रेक्ष्यों पर चिंतनशील होने के लिए प्रोत्साहित करने से विद्यार्थी में डैश का विकास करने में मदद मिलेगी। वो समालोचन
समालोचनात्मक चिंतन, ठीक है, समालोचनात्मक चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समस्या समाधान में निम्न में से कौन सा अवरोधक है? तो वो प्रकार्यात्मक आबद्धता, ठीक है, वो बोधक है, अवरोधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विद्यार्थी द्वारा दी गई त्रुटियों के प्रत्युत्तर के लिए सर्वाधिक प्रभावी योजना क्या है? तो वो रहेगी विद्यार्थी को प्रश्न हल करने की प्रक्रिया पर चिंतन करने के लिए कहना, ठीक है। नेक्स्ट अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है कि अर्थपूर्ण अधिगम के लिए जरूरी है कि बच्चे जो हैं वो समझे कि उन्हें प्यार व सम्मान दिया जा रहा है। और तर्क में कहा गया है कि अधिगम में संवेग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? तो आंतरिक अभिप्रेरणा इंटर मोटिवेशन, तो इनर मोटिवेशन का उदाहरण है कि मैं यह कार्य करूँगा क्योंकि मुझे इसे करने में आनंद आता है, ठीक है, तो ये रहेगा। अच्छा, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है तो विद्यालय में बच्चों की सफलता में कौन सा कारक जो है वो बाधा उत्पन्न करता है? तो वो कठोर पाठ्य चर्चा जो है वो बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और ये क्लास का पार्ट नंबर 1 रहेगा और पार्ट नंबर 2 में मैं आपके लिए इसी पेपर का जो एसएसटी वाला पोर्शन है उसको लेकर आऊँगी। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास को शेयर करेंगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँगे कि आपको ये क्लास जो है वो कैसी लगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।